दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जब एक मुल्क का क्रिकेट बोर्ड खिलाड़ियों को करोड़ों रुपए की सैलरी देता है तो वो पैसा आखिर कहां से आता है। एक ऐसा मॉडल जिसमें आईसीसी अरबों डॉलर तो कमाता है लेकिन खिलाड़ियों को एक रुपया भी सैलरी नहीं देता। एक ऐसा मॉडल जहां एक कंपनी इश्तिहारात पर 1,000 करोड़ लगाकर दिवालिया हो जाती है, जबकि दूसरी कंपनी सिर्फ एक छक्के के पीछे अपना नाम दिखाकर खरबपति बन जाती है। और सबसे हैरान कुन बात, आपका अपना स्मार्टफोन, क्या वो आपकी बातें सुनकर आपको इश्तिहारात दिखा रहा है? क्या मिचेल स्टार्क को मिलने वाले 25 करोड़ रुपए सिर्फ उसकी बॉलिंग के हैं या इसके पीछे कोई और काली हकीकत है? आज की इस वीडियो में हम क्रिकेट की इस रंगीन दुनिया के पीछे छुपे पैसों के स्टेप को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो आइए वीडियो का आगाज करते हैं। जब भी वर्ल्ड कप या चैंपियंस ट्रॉफी जैसा बड़ा टूर्नामेंट होता है तो दुनिया भर के टीवी चैनल्स जैसे स्टार स्पोर्ट्स, स्काई स्पोर्ट्स, पीटीवी, आईसीसी को अरबों डॉलर देते हैं ताकि वो इन मैचेस को लाइव दिखा सकें। मिसाल के तौर पर आईसीसी ने अगले चंद सालों के लिए अपने मीडिया हुकूक 3 अरब डॉलर से जायद के बेचे हुए हैं, जो रिसेंटली हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि मीडिया चैनल्स खुद कैसे कमाते हैं। जो एडवांस में आईसीसी को इतना दे देते हैं तो वो खुद कैसे कमाते हैं, इसके पीछे क्या लॉजिक है, जरा इसको भी देख लेते हैं। जब कोई चैनल जैसे स्टार स्पोर्ट्स आईसीसी को अरबों डॉलर देकर मैच दिखाने के हुकूक खरीदता है तो वो इनको 3 तरीकों से अपने पैसे वापस निकालने के लिए अमल करता है। नंबर 1 तो इश्तिहारात, एडवर्टाइजमेंट। जब आप मैच देखते हैं तो हर ओवर के बाद या विकेट गिरने के बाद या ड्रिंक्स ब्रेक में इश्तिहारात चलते हैं। एक बड़े मैच जैसे पाकिस्तान का मुकाबला भारत में सिर्फ 10 सेकंड का इश्तिहारात दिखाने की कीमत करोड़ों रुपए होती है। सब्सक्रिप्शन, आप मैच देखने के लिए केबल वाले को पैसे देते हैं या नेटफ्लिक्स, डिज्नी प्लस, हॉटस्टार जैसी एप्स की महाना फीस देते हैं। दुनिया भर के करोड़ों सार्फिन ये रकम जमा करते हैं, जिससे वो रकम की तादाद तकरीबन अरबों रुपए में बन जाती है। फिर बात करते हैं स्पॉन्सरशिप की। चैनल के अपने स्पॉन्सर्स भी होते हैं, जैसे प्रेजेंटिंग स्पॉन्सर या पावर्ड बाय पार्टनर, यहाँ से भी जो है वो पैसा मिलता है। फिर मीडिया आईसीसी को कितना कमा कर देता है, ये एक बड़ा सवाल है जो लोगों के जहनों में अक्सर गूंजता है। अक्सर लोग पूछते हैं कि भाई मीडिया आईसीसी को कितना देता है। मीडिया चैनल आईसीसी को इतनी रकम देते हैं जितना उन्हें लगता है कि वो इश्तिहारात से कमा लेंगे। मिसाल के तौर पर अगर स्टार स्पोर्ट्स ने आईसीसी को 3 अरब डॉलर दिए हैं तो उनका हदफ होगा कि वो इश्तिहारात और सब्सक्रिप्शन के जरिए 4 से 5 अरब डॉलर कमाएं ताकि अपना खर्चा निकाल कर मुनाफा हासिल कर सकें। अब सवाल ये पैदा होता है कि मुनाफा कैसे निकाला जाता है, ये हम आगे वीडियो में बताएंगे आपको। अब सवाल है कि आईसीसी बोर्ड्स को कितने पैसे देता है और क्यों देता है। आईसीसी कोई मुल्क नहीं बल्कि एक दुनिया क्रिकेट के क्रिकेट बोर्ड्स की एक अंजुमन है। आईसीसी का काम क्रिकेट को जिंदा रखना है ताकि बोर्ड्स को पैसे देता रहे, और वो इसलिए देता है ताकि बोर्ड्स अपने मुल्क में क्रिकेट ग्राउंड्स बना सकें, क्रिकेट जो है वो करवा सकें, मकामी टूर्नामेंट्स, डोमेस्टिक टूर्नामेंट वगैरह करवा सकें, खिलाड़ियों के फीस और अखराजात पूरे कर सकें। अब इसकी जीती जागती मिसाल है बीसीसीआई। अब सवाल ये पैदा होता है कि कितना कमाया और कितना मिला। ये सबसे दिलचस्प किस्सा है। क्रिकेट की दुनिया का 80% पैसा इंडिया से आता है क्योंकि वहां क्रिकेट देखने वाले लोग बहुत ज्यादा हैं। अब इसकी कमाई की बात करें, फर्ज करें आईसीसी ने मीडिया राइट्स में 100 रुपए कमाए। इस 100 रुपए में वो तकरीबन 80 रुपए इंडियन मीडिया और इंडियन स्पॉन्सर्स की तरफ से आए हुए होते हैं। तो वापसी की अगर बात की जाए आईसीसी रेवेन्यू शेयर की, तो आईसीसी के नए मॉडल के मुताबिक वो अपनी कुल कमाई का तकरीबन 38.5% अकेले इंडिया यानी बीसीसीआई को देता है। अगर आईसीसी सालाना 600 मिलियन डॉलर तकसीम करता है तो इसमें से तकरीबन 230 मिलियन डॉलर अकेले बीसीसीआई को मिलते हैं। बाकी रकम दुनिया के दूसरे बोर्ड जैसे ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और पाकिस्तान वगैरह में तकसीम होती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इंडिया को ज्यादा क्यों मिलता है, क्योंकि आईसीसी का मानना है कि अगर इंडिया में क्रिकेट ना हो तो आईसीसी के पास मीडिया राइट्स के लिए कोई ग्राहक ही नहीं बचेगा।
इस्लाहत मार्केटिंग और ब्रांडिंग की दुनिया में बहुत ज़्यादा अहमियत है। जब आप पीटीवी पर कोई मैच देखते हैं तो आपने सुना होगा कि इस मैच की प्रेजेंटिंग स्पॉन्सर टपाल चाय और मैच पावर्ड बाय ओप्पो। आइए इस तरीके को समझते हैं कि ये क्या तरीकेकार है। ये स्पॉन्सरशिप का सबसे बड़ा और महंगा ओहदा होता है। ये वो कंपनी होती है जो मीडिया चैनल को सबसे ज़्यादा रकम देती है। अभी काम कैसे करता है? इस कंपनी का नाम टूर्नामेंट या शो के नाम के साथ जोड़ दिया जाता है। मिसाल के तौर पर टपाल टी प्रेजेंटिंग एशिया कप। जब भी मेजबान होस्ट शो शुरू करेगा या ब्रेक पर जाएगा, वो इस कंपनी का नाम लाजमी लेगा। इससे ब्रांड की पहचान लोगों के जहन में पुख्ता हो जाती है। अब नंबर 2 पर है पावर्ड बाय एसोसिएट पार्टनर्स। ये स्पॉन्सरशिप में दूसरे नंबर पर आती है। अब सवाल ये है कि ये क्या है? ये वो कंपनियां होती हैं जो प्रेजेंटिंग स्पॉन्सर से थोड़े कम रकम देती हैं, लेकिन फिर भी अहम होती हैं। अभी काम कैसे करता है? इनका नाम प्रेजेंटिंग स्पॉन्सर के बाद आता है, जैसे प्रेजेंटेड बाय टपाल टी, पावर्ड बाय ओप्पो। फायदा, इन कंपनियों के लोगोज स्क्रीन के कोने पर, स्कोर कार्ड के नीचे या ग्राउंड में मौजूद डिजिटल बोर्ड्स पर बार बार दिखाए जाते हैं। अब सवाल पैदा होता है कि काम कैसे करते हैं। मीडिया चैनल एक रेड कार्ड तैयार करता है। स्पॉन्सर की किस्म या काम या कीमत। अब इसको हम फर्जी मिसाल में ले लेते हैं। प्रेजेंटिंग नाम के साथ ब्रांडिंग प्लस हर ब्रेक का जिक्र 100 करोड़, पावर्ड बाय ग्राफिक्स पर लोगो प्लस इश्तहारात 60 करोड़, स्ट्रेटेजिक टाइम आउट मखसूस ब्रेक के दौरान ब्रांडिंग 30 करोड़। मतलब ये अलग अलग टाइप की एडवर्टाइजमेंट जो है वो बांधी होती हैं। अगर ब्रेक के दौरान जो है वो एड आएंगी, उनका अलग रेट है। स्पॉन्सरशिप जो टीवी पर चल रही है उसका अलग रेट है, और जो स्कोर के नीचे जो कुछ चल रहा है उसका अलग रेट है। अब सवाल ये पैदा होता है कि कंपनियां ये पैसा क्यों लगाती हैं। फर्ज करें एक मैच को 20 करोड़ लोग लाइव देख रहे हैं। अगर कोई कंपनी जैसे पेप्सी 10 सेकंड का इश्तिहार चलाती है या इसका लोगो बार बार स्क्रीन पर आता है, तो इसे मास मार्केटिंग कहते हैं। इससे कंपनी की सेल बढ़ती है, लोगों का ब्रांड पर एतमाद बढ़ता है, नए प्रोडक्ट्स की लॉन्चिंग आसान हो जाती है। मीडिया चैनल आईसीसी को पैसे देकर मैच खरीदता है और फिर इन प्रेजेंटिंग और पावर्ड बाय स्पॉन्सर्स से वो सारा पैसा मुनाफे समेत वसूल कर लेता है। ये एक चेन है। आईसीसी मीडिया से कमा रहा है, मीडिया इन स्पॉन्सरशिप से कमा रहा है। अब इन तमाम पॉइंट्स को तफसील से समझते हैं और इस पूरे खेल के पीछे असल कारोबार, बिजनेस कैसे चलता है वो आपको बताते हैं। कंपनियां कैसे कमाती हैं और कितना देती हैं। ये कंपनियां जैसे कोको कोला, ओप्पो या एमरेट्स कोई खैराती इदारा नहीं है, बल्कि क्रिकेट में पैसा ऐसे लगाती हैं क्योंकि क्रिकेट आई बॉल्स का खेल है। कंपनियां कितना देती हैं? आईसीसी के ग्लोबल पार्टनर्स सालाना 20 से 50 मिलियन डॉलर यानी अरबों रुपए आईसीसी को देते हैं। अब ये खुद कैसे कमाते हैं? जब इतना पैसा ये दे रहे हैं तो ये खुद कैसे कमाते हैं? जब एक आम इंसान मैच देखता है और बार बार बाउंड्रीज पर किसी कंपनी का नाम देखता है तो उसके दिमाग में वो ब्रांड बैठ जाता है। जब वो दुकान पर जाता है तो वो अनजाने में वही चीज खरीदता है जिसका इश्तिहार उसने मैच में देखा था। इसे ब्रांड रिकॉल कहते हैं। इसकी एक छोटी सी मिसाल, आप क्रिस्टियानो रोनाल्डो का वो सीन देख लें जब रोनाल्डो ने कोका कोला की बोतल पीने से मना कर दिया था। अब इसका किसको क्या फायदा होता है? कंपनी को उनकी सेल बढ़ती है और ब्रांड की कीमत इक्वलिटी बढ़ती है। आईसीसी इसे रकम जो है वो कैश में मिलती है जिससे वो टूर्नामेंट करवाता है। खिलाड़ी को, जब कंपनी खिलाड़ी की किट पर अपना लोगो लगाती है तो इसका एक हिस्सा खिलाड़ी को भी मिलता है। फिर टिकटों की फरोख्त बोर्ड्स और आईसीसी का हिस्सा है। टिकटों की कमाई का निज़ाम थोड़ा मुख्तलिफ होता है। एक बड़े वर्ल्ड कप मैच में सिर्फ टिकटों की मद में 5 से 10 मिलियन डॉलर तक जमा होते हैं, और वीआईपी बॉक्सेस की एक अलग टिकट जो कि लाखों रुपए में सेल होती है और लोग देखने जाते हैं। इसकी तकसीम की बात करें तो आमतौर पर मेजबान मुल्क का क्रिकेट बोर्ड, मसलन अगर वर्ल्ड कप इंडिया में है तो बीसीसीआई टिकटों की सेल का बड़ा हिस्सा अपने पास रखता है, क्योंकि स्टेडियम के अखराजात, सिक्योरिटी और सफाई की जिम्मेदारियां उसी की हैं।
आईसीसी अपना मखसूस फीसद यानी कमीशन लेता है। फायदा और नुकसान, अगर मैच हाउसफुल है, जैसे पाक भारत मैच है, तो बोर्ड की चांदी हो जाती है। अगर बारिश हो जाए या कोई छोटी टीमों का मैच हो जिसमें तमाशा ही ना आए, तो स्टेडियम का किराया और सिक्योरिटी का खर्चा बोर्ड की जेब से जाता है, जिसमें बोर्ड को जो है वो बड़ा नुकसान होता है। आईसीसी बोर्ड्स को क्यों और कितना देता है? आईसीसी का पूरा मॉडल रेवेन्यू शेयरिंग पर चलता है। क्यों देता है? क्योंकि अगर आईसीसी बोर्ड्स बीसीसीआई पीसीबी वगैरह को पैसे नहीं देगा तो बोर्ड्स खिलाड़ियों को तैयार कैसे करेंगे, ग्राउंड्स पर काम कैसे करेंगे, ग्राउंड कैसे बनाएंगे? अगर बोर्ड नहीं होंगे तो क्रिकेट खत्म हो जाएगी, और क्रिकेट खत्म हुई तो आईसीसी की अपनी अहमियत भी खत्म हो जाएगी। सवाल ये पैदा होता है कितना देता है? आईसीसी अपनी कमाई का कुल तकरीबन 60 से 70% तमाम मुल्कों में बांट देता है, और खुद जो है वो 20 से 30% अपने पास रखता है, जो कि अमले की तनख्वाह, अंपायर की फीस, ट्रॉफियों के अखराजात और छोटी टीमों जैसे नेपाल, अमेरिका वगैरह को क्रिकेट सिखाने पर जो है वो खर्च करता है। इस बिजनेस में किसका फायदा और किसका नुकसान होता है? क्रिकेट की मईशत में जीत हमेशा उसी की होती है जिसके पास व्यूवरशिप है। सबसे ज्यादा फायदा बड़े बोर्ड्स बीसीसीआई, इनके पास सबसे ज्यादा पैसा और पावर दोनों है। मीडिया चैनल्स अगर वो सही कीमत पर राइट्स खरीदें तो इश्तिहारात से दुगना पैसा कमा लेते हैं। और नुकसान का खतरा भी होता है। छोटे बोर्ड्स अगर आईसीसी ये फंड न दे तो जिम्बाब्वे या वेस्ट इंडीज जैसे बोर्ड जो है वो दिवालिया हो सकते हैं। स्पॉन्सर्स अगर टूर्नामेंट फ्लॉप हो जाए या लोग मैच देखना कम कर दें तो कंपनियों के करोड़ों रुपए डूब जाते हैं। अब हम बात करते हैं लीग्स की। आईपीएल और पीएसएल जैसी लीग्स का बिजनेस मॉडल इंटरनेशनल क्रिकेट से बिल्कुल मुख्तलिफ और बहुत ज्यादा मुनाफे बख्श है। जब एक खिलाड़ी मसलन मिचेल स्टार्क या पैट कमिंस 20 से 25 करोड़ में बिकता है, जबकि टूर्नामेंट की जीतने की इनामी रकम सिर्फ 20 करोड़ होती है, तो फ्रेंचाइज के मालिक को क्या फायदा होता है और क्या नुकसान? ये बहुत अहम सवाल है जो लोगों के जहन में है। तो आइए इसको तफसील से आपको समझाते हैं। फ्रेंचाइज मालिक यानी ओनर वो पैसे कैसे कमाता है? फ्रेंचाइज मालिक की कुल कमाई का इन्हिसार टूर्नामेंट की इनामी रकम पर नहीं होता। वो इनकी कमाई के असल जराए कुछ और होते हैं, जो कि ये हैं। नंबर 1, सेंट्रल रेवेन्यू, सबसे बड़ा हिस्सा है। बीसीसीआई मीडिया राइट्स और बड़े स्पॉन्सर्स से जो अरबों रुपए कमाता है, उसका 50% तमाम टीमों के मालिकान में बराबर तकसीम कर देता है। एक टीम को सालाना 400 से 500 करोड़ रुपए सिर्फ घर बैठे मिल जाते हैं। लोकल स्पॉन्सरशिप, खिलाड़ियों की शर्ट पर जो मुख्तलिफ कंपनियों के लोगो होते हैं, जैसे कि छाती पर, कंधे पर, पीठ पर, यह हर टीम अपने तौर पर बेचती है। इससे एक टीम को 50 से 100 करोड़ रुपए का मुनाफा आराम से हो जाता है। टिकट और गेट मनी, हर टीम अपने होम ग्राउंड पर 7 मैच खेलती है। इन मैचों की टिकटों की फरोख्त होने से जो कमाई मिलती है उसका 80% फ्रेंचाइज के मालिक को मिलता है। मर्चेंटाइज, टीम की किट्स, टोपियां और सामान की खरीद तो फरोख्त से भी करोड़ों रुपए आते हैं। खिलाड़ियों की फीस इतनी ज्यादा क्यों होती है? खिलाड़ी अगर इनामी रकम से महंगा है तो इसकी वजह यह है कि खिलाड़ी एक ब्रांड है। मार्केट वैल्यू, अगर एक टीम विराट कोहली बाबर आजम को खरीदती है तो स्पॉन्सर्स इस टीम को ज्यादा पैसे देते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि इनके खिलाड़ियों को देखने के लिए लोग आएंगे। अब जीतने का मौका, महंगा और अच्छा खिलाड़ी टीम को मैच जितवाता है। टीम जितना ज्यादा जीतेगी उसकी ब्रांड वैल्यू उतनी बढ़ेगी, और अगले साल मालिकान स्पॉन्सर से मजीद ज्यादा पैसे मांग सकेंगे। इसलिए महंगे से महंगा खिलाड़ी खरीदने की कोशिश की जाती है ताकि ज्यादा से ज्यादा मैचेस जीते जा सकें। अब बात करते हैं पर्स के निज़ाम की। हर टीम के पास खिलाड़ी खरीदने के लिए एक मखसूस रकम होती है, मसलन 100 करोड़ रुपए, 200 करोड़, 300 करोड़। मालिकान को वो रकम खर्च करनी ही होती है, इसलिए कि वो बेहतरीन खिलाड़ियों पर बड़ी बोलियां लगा सकें। क्या फ्रेंचाइज मालिक को वाकई फायदा होता है? जी हाँ, बहुत ज्यादा। अगर सालाना मुनाफे की बात करें कि अगर एक टीम का सालाना खर्चा, खिलाड़ियों की फीस, सफर, होटल 150 करोड़ से 200 करोड़ है, और इनकी कुल कमाई बीसीसीआई शेयर, स्पॉन्सरशिप और से मिलाकर तकरीबन 600 करोड़ है, तो वो एक सीजन में 400 करोड़ का खालिस मुनाफा कमा लेते हैं। यानी इनामी रकम तो उनके लिए कोई वैल्यू नहीं रखती। फिर आ जाती है एसेट वैल्यू। 2008 में आईपीएल की जो टीमें थी वो 400 करोड़ रुपए में खरीदी गई थी। आज उनकी कीमत
1000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। यानी अगर मालिक आज भी टीम बेचे तो उसे कई गुना ज्यादा पैसे मिलेंगे और यही कीमत अगले 3 से 4 साल में और ज्यादा हो जाएगी। अब फायदा या नुकसान, जितनी जीतना बोनस है। टूर्नामेंट की इनामी रकम प्राइज मनी तो सिर्फ एक बोनस होता है जो खिलाड़ियों और स्टाफ में बांट दी जाती है। असल बिजनेस तो स्पॉन्सरशिप और मीडिया राइट्स हैं। नुकसान कब होता है? नुकसान तब होता है जब टीम बहुत बुरी कारकर्दगी दिखाए और लोग स्टेडियम में ही ना आए और स्पॉन्सर्स भाग जाएं। लेकिन आईपीएल जैसी बड़ी लीग्स में नुकसान होने के इम्कानात बहुत कम होते हैं। इस तरह बहुत कम होता है कि कोई भी टीम जो है वो आईपीएल में नुकसान उठाए। हम मीडिया हाउसेस और सोशल मीडिया के किरदार पर अगर बात करें तो वो इस पूरे निज़ाम से खरबों रुपए कमा रहे हैं। इस पर बात करते हैं कि वो कैसे कमाते हैं। ये एक ऐसा कारोबार है जहां कोई भी खैरात नहीं कर रहा, बल्कि हर कोई एक दूसरे से कमा रहा है, एक दूसरे को फायदा पहुंचा रहा है। आइए इन 2 पॉइंट्स को समझते हैं कि आखिर इतना पैसा आता कहां से है कि मीडिया भी कमा रहा है, आईसीसी भी कमा रहा है, टीम भी कमा रही, टीम के मालिकान भी कमा रहे, खेलने वाले भी कमा रहे, तो पैसा कहां से आ रहा है? अब बात करते हैं सेंट्रल रेवेन्यू की कि सेंट्रल रेवेन्यू क्या है। इसे हम मरकजी खजाना कह सकते हैं। ये वो पैसा है जो बोर्ड्स मसलन बीसीसीआई या पीसीबी पूरे लीग के नाम पर जमा करता है। पैसा कहां से आता है? बोर्ड पूरी लीग के मीडिया राइट्स टीवी पर दिखाने के हकूक किसी बड़े चैनल को बेचता है। आईपीएल के हकूक तकरीबन 48,000 करोड़ रुपए में बिके। इसके अलावा टूर्नामेंट के बड़े स्पॉन्सर्स यानी जैसे टाटा और एचबीएल, ये लोग इनको पैसा देते हैं। ये टीमों को क्यों मिलता है? बोर्ड ये पैसा टीमों को इसलिए देता है क्योंकि अगर टीमें फ्रेंचाइज नहीं होंगी तो मैच नहीं होंगे, और अगर मैच नहीं होंगे तो बोर्ड को कोई मीडिया राइट्स का पैसा नहीं देगा। बोर्ड टीमों को बिजनेस पार्टनर समझता है और उनको पैसा देता है। बोर्ड को नुकसान क्यों नहीं होता? बोर्ड बहुत चालाक होता है, वो पहले से हिसाब लगा लेता है कि उसकी कितनी कमाई होगी। फर्ज करें बोर्ड ने 100 रुपए कमाए तो 50 रुपए अपने पास रखता है स्टेडियम अंपायर और इंतजामिया के लिए, बाकी 50 रुपए वो टीमों में बांट देता है। बोर्ड हमेशा अपना हिस्सा पहले रखता है, इसलिए वो कभी भी नुकसान में तो नहीं जाता है। फिर लोकल स्पॉन्सरशिप में आ जाते हैं कि वो क्या है। ये वो पैसा है, एक टीम मसलन लाहौर कलंदर या मुंबई इंडियंस अपने तौर पर कंपनियों से लेती है। अब ये कैसे कमाते हैं? आपने देखा होगा कि खिलाड़ी की किट पर जगह जगह मुख्तलिफ ब्रांड के नाम लिखे होते हैं। टीम का मालिक उन जगहों को फरोख्त करता है। शर्ट के सामने ये सबसे महंगी जगह होती है क्योंकि टीवी पर बार बार नजर आती है। आस्तीन और पीछे ये थोड़ी कम कीमत में बिकते हैं। यानी क्रिकेट में हर जगह पैसा ही पैसा है। हेलमेट और कैप, यहाँ पर भी छोटे छोटे लोगोज लगाए जाते हैं जिन पर खिलाड़ियों को, टीम मालिकान को, बोर्ड को पैसा मिलता है। कंपनियां कितना देती हैं? एक बड़ी टीम जैसे सीकेएस अपनी शर्ट के सामने वाले हिस्से के एक सीजन के 20 से 30 करोड़ रुपए लेते हैं। छोटी टीमों को थोड़ा सा कम मिलता है। कंपनियां नुकसान में क्यों नहीं जाती? सबसे अहम सवाल। ये कंपनियों के लिए मार्केटिंग का खर्चा होता है। अब इस चीज को बड़ा डिटेल से समझिएगा। कंपनी टपाल शर्ट पर अपना नाम लिखाती है और करोड़ों लोग उसे देखते हैं, तो इनकी चाय की सेल में उतना इजाफा हो जाता है कि वो 20 करोड़ का स्पॉन्सरशिप का खर्चा आसानी से पूरा कर लेते हैं। ये उनके लिए एक इश्तिहार देने का सबसे मौसर तरीका है। अब इस बिजनेस के जादू को समझते हैं। इस पूरे निजाम में व्यूवरशिप असल बादशाह है। लोग मैच देखते हैं, मीडिया चैनल इश्तिहारात बेचते हैं, बोर्ड मीडिया राइट से अरबों रुपए कमाता है, टीम मालिकान को बोर्ड से हिस्सा मिलता है, खिलाड़ियों को करोड़ों रुपए की सैलरी मिलती है। ये एक ऐसा पहिया है जो तब तक चलता रहेगा जब तक क्रिकेट को लोग देखना पसंद करेंगे। लोग इश्तिहारात देखकर चीजें क्यों खरीदते हैं? सबसे अहम सवाल। अगर लोग इश्तिहारात देखकर चीजें न खरीदें तो ये सारा कारोबार वही रुक जाएगा। लेकिन इसकी 3 बड़ी वजूहातें हैं, उसको समझते हैं। नंबर 1, एतबार और ताल्लुक। जब आपका पसंदीदा खिलाड़ी जैसे बाबर आजम हो गया, विराट कोहली हो गया, पैट कमिंस हो गया, जो भी है, किसी कंपनी का लोगो पहनते हैं या उसका इश्तिहारात देते हैं तो आपका दिमाग लाशऊरी तौर पर इस कंपनी पर भरोसा करने लगता है। आपको लगता है कि अगर ये मेरा हीरो इस्तेमाल कर रहा है तो ये अच्छा ही होगा। अब इसकी छोटी सी मिसाल देख लें कि अनवित कौर की पिक विराट कोहली ने लाइक कर दी थी। विराट ने बाद में स्टेटस तो दिया, लेकिन उस अनवित कौर के फॉलोअर्स कितनी तादाद में बढ़ गए? वजह क्या थी? विराट ने वो पिक लाइक की। फिर
बार बार नजर आना। जब आप 3 घंटे का मैच देखते हैं और टपाल चाय का नाम 50 बार आपकी नजरों के सामने से गुजरता है, तो वो आपके दिमाग में बैठ जाता है। अगली बार जब आपके किसी दुकान पर जाते हैं और वहां बहुत से ब्रांड्स होते हैं, तो आपका हाथ खुद ब खुद उस चीज की तरफ बढ़ता है जो आपने मैच में देखी थी। इसे कहते हैं ब्रांड रिकॉल। जज्बात, इमोशन। क्रिकेट के साथ लोगों के जज्बात जुड़े होते हैं। जब टीम जीतती है तो उस वक्त दिखाए जाने वाले इश्तेहारात आपको अच्छे लगने लगते हैं क्योंकि आप खुश होते हैं। किसी दौर में यूफोन का इश्तेहार आता था, वो इश्तेहार फनी होता था, तो लोगों ने उसे देखकर यूफोन की सिमें लेना, इस्तेमाल करना शुरू कर दी थी। अब बात करते हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो और कोका कोला वाले वाकये की। 2021 के यूरो कप की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रोनाल्डो ने अपने सामने रखी हुई कोका कोला की 2 बोतलें हटा दी। अब पानी की बोतलें उठाकर कहा कि पानी पियो, ये ज्यादा सेहत के लिए अच्छा है। अब इससे कंपनी को कितना नुकसान हुआ, इसका फौरी असर क्या पड़ा? जैसे ही रोनाल्डो ने वो बोतलें हटाई, चंद ही मिनटों में कोका कोला के शेयर्स की कीमत गिर गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी की मार्केट वैल्यू को तकरीबन $4 अरब का धचका लगा। लोगों पर इसका असर, दुनिया भर में करोड़ों लोग रोनाल्डो को अपना रोल मॉडल मानते हैं। जब उन्होंने बोतल हटाई तो लोगों के जहन में पैगाम गया कि मशरूब ड्रिंक सेहत के लिए अच्छी नहीं है। इसलिए लोगों ने कोका कोला उस वक्त पीना छोड़ दी थी। और सोशल मीडिया पर भी रोनाल्डो की वो क्लिप बहुत वायरल हुई कि ये सेहत के लिए अच्छी नहीं है, आप जो है वो ये पीना छोड़ें, और बाकायदा बायकाट कोका कोला के तस्वीरें चलने लग गई थी। लेकिन ये मुस्तकिल नुकसान नहीं था, बड़े ब्रांड्स इतनी जल्दी खत्म नहीं होते। इस वाक़ये ने साबित कर दिया कि एक बड़े खिलाड़ी की एक छोटी सी हरकत कंपनी को अरबों रुपए का नुकसान पहुंचा सकती है। इसे मार्केटिंग की ज़बान में नेगेटिव सेलिब्रिटी एसोसिएशन कहते हैं। मशहूर इश्तेहारात, फेमस एड्स और करोड़ों का फायदा। जहां एक गलत हरकत नुकसान पहुंचाती है, वहीं एक अच्छा इश्तेहारात कंपनी की किस्मत भी बदल देता है। अब जैसे कि जिलेट ब्लेड, किसी दौर में जिलेट ब्लेड की एडवर्टाइजमेंटें बहुत आया करती थी। अब तो शेविंग का दौर है, लेकिन जब क्लीन शेव लोग होते थे तो लोग जिलेट ब्लेड ही खरीदते थे। जिलेट ने मर्दों के जहन में ये बात बिठा दी थी कि अगर आपको कामयाब और साफ सुथरा और पुरकशिश नजर आना है तो आपको जिलेट से ही शेव करनी है, क्योंकि नाई पर शेव लोग करवाने जाते थे। फिर जब घर पर खुद शेव स्टार्ट हुई तो जिलेट ब्लेड टॉप पर आने लगा, क्योंकि उसकी एडवर्टाइजमेंटें इस तरह की थी। कैसे फायदा हुआ? उन्होंने मशहूर खिलाड़ियों जैसे रॉजर फेडरर, टाइगर वुड्स को इश्तेहार में लिया। लोगों ने जब इनको अपने हीरो को जिलेट ब्लेड इस्तेमाल करते हुए देखा तो उन्होंने महंगे ब्लेड्स खरीदना शुरू कर दिए। नतीजा, इस एक मुहिम ने जिलेट को दुनिया के 70% शेविंग मार्केट का मालिक बना दिया। उस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा जिलेट ब्लेड ही चला करते थे। अब बात करते हैं नाइक, जस्ट डू इट। 1988 से पहले नाइकी सिर्फ जूते बेचने वाली एक आम सी कंपनी थी, लेकिन इसकी एक जुमले जस्ट डू इट ने सब कुछ बदल दिया। फायदा कैसे हुआ? उन्होंने जूते नहीं बेचे बल्कि जज्बा, मोटिवेशन बेचा। उन्होंने दिखाया कि हर वो इंसान जो मेहनत करता है वो एक एथलीट है। इस मुहिम के बाद नाइकी की सेल $800 मिलियन से बढ़कर $9 अरब तक पहुंच गई। अब बात करते हैं लक्स की, सितारों का साबुन। पाकिस्तान और इंडिया में लक्स ने दहाइयों से एक ही फार्मूला इस्तेमाल किया है, खूबसूरती का राज। फायदा कैसे हुआ? उन्होंने हर दौर की सबसे बड़ी हीरोइन को इश्तेहार में लिया। आम खवातीन ये सोचकर साबुन खरीदने लगी कि शायद वो भी इन सितारों की तरह नजर आएंगी, क्योंकि जहन में कॉन्सेप्ट बैठता है कि यार फला चीज अच्छी है, इसको इस्तेमाल करके देखते हैं। इसे कहते हैं इमोशनल ब्रांडिंग। इसकी बेहतरीन मिसाल कंपनियों को इन इश्तेहारात से फायदा क्यों होता है। ब्रांड लॉयल्टी, जब एक बार इश्तेहार से मुतासिर होकर आप चीज को खरीदते हैं और वो आपको पसंद आ जाती है तो जिंदगी भर आप वही खरीदते रहते हैं। जब ब्रांड मशहूर हो जाता है तो कंपनी अपनी चीज की कीमत बढ़ा देती है और लोग नाम के ज्यादा पैसे देने को तैयार हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर किसी साबुन पर अगर $2 भी बढ़े और उसको 50 करोड़ लोग रोजाना खरीद रहे हैं एक साबुन, तो कंपनी को रोजाना का सिर्फ $2 बढ़ाने पर अरबों खरबों डॉलर का फायदा हो जाता है। एक ताकतवर इश्तिहार छोटे ब्रांड्स को मार्केट से बाहर निकाल देता है, क्योंकि लोग सिर्फ उस चीज पर भरोसा करते हैं जो टीवी पर नजर आती है या जो मशहूर होती है या जिसका इस्तेमाल ज्यादा होता है। अब लक्स से अच्छे साबुन मार्केट में होंगे, लेकिन लक्स का एक अलग ही नाम है। मीडिया और असर। रोनाल्डो का वाकया हमें बताता है कि सच्चाई और सेहत की ताकत इश्तिहार पर भारी पड़ सकती है, जबकि जिलेट और नाइकी की मिसालें बताती हैं कि अगर इंसानी जज्बात को सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो मिट्टी को भी सोने के भाव बेचा जा सकता है। ये दो ऐसी मिसालें हैं जिनसे आप आसानी से समझ सकते हैं कि करोड़ों अरबों रुपए किस तरीके से कमाए जाते हैं और कैसे लगाए जाते हैं।
सोशल मीडिया, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम क्रिकेट से कैसे करोड़ों रुपए कमा रहा है। आजकल क्रिकेट सिर्फ टीवी पर नहीं बल्कि आपके फोन पर भी आती है। यूट्यूब का बिजनेस, जरा इसको भी समझ लेते हैं। ऑफिशियल चैनल्स, पीसीबी या आईसीसी अपने यूट्यूब चैनल पर हाइलाइट्स डालते हैं। इन वीडियोस पर चलने वाले इश्तिहारात से यूट्यूब 45% हिस्सा खुद रखता है और 55% बोर्ड्स को देता है। व्यूज का खेल, एक वर्ल्ड कप की हाइलाइट पर करोड़ों व्यूज आते हैं। अगर एक वीडियो पर 1 करोड़ व्यूज आए तो इससे लाखों रुपए की कमाई सिर्फ इश्तिहारात से हो जाती है। क्रिएटर्स, मेरे और आप जैसे लाखों लोग मैच के बाद रिव्यू देते हैं, तबसरे करते हैं। यूट्यूब उनकी वीडियोस पर भी इश्तिहारात चलाकर अरबों डॉलर कमाता है। फेसबुक और इंस्टाग्राम, मीटा, शॉर्ट क्लिप्स और रील्स। आपने देखा होगा कि मैच के दौरान छक्के या विकेट की छोटी क्लिप्स फेसबुक पर वायरल हो जाती है। फेसबुक इन क्लिप्स के बीच में स्ट्रीम एड्स चलाता है। ये प्लेटफॉर्म्स आपका डेटा इस्तेमाल करते हैं। अगर आप फेसबुक पर क्रिकेट वीडियोस देखते हैं तो फेसबुक की कंपनियों को पता होता है कि मेरे पास 50 करोड़ क्रिकेट फैंस हैं, आप हमें पैसे दें, हम आपका इश्तिहार दिखाएंगे। ये प्लेटफॉर्म्स आपका डेटा इस्तेमाल करते हैं। अगर आप फेसबुक पर क्रिकेट वीडियोस देखते हैं तो फेसबुक कंपनियों को बताता है कि मेरे पास 50 करोड़ क्रिकेट फैंस हैं, आप हमें पैसे दें, हम आपका इश्तिहारात इनको दिखाएंगे। इसे टारगेटेड एडवर्टाइजिंग कहते हैं। लाइव स्ट्रीमिंग एप्स जैसे डिस्ने प्लस, तमाशा या माइको वगैरह, ये एप्स अब टीवी से बड़ा बिजनेस बन चुकी हैं। ये एप्स सब्सक्रिप्शन फीस लेती हैं या फिर मैच के दौरान स्क्रीन पर छोटे बैनर्स यानी इश्तिहारात दिखाती हैं। यूट्यूब और एड्स, वीडियो एड्स, क्रिकेट बोर्ड्स, रील्स और डेटा टारगेटिंग, फेसबुक, इंस्टा और स्पॉन्सर्स, मीटा, ट्रेडिंग, एक्स, ट्विटर, हैशटैग ट्विटर और न्यूज़ वेब जैसे इंडिया इंडिया वर्सेस पाकिस्तान साइट्स, इनसे जो है वो अरबों डॉलर कमाता है। इन पर भी एड्स ही चलती हैं। आखिरी बात, इस पूरे चक्कर में नाजरीन यानी आप और मैं अपना वक्त देते हैं, जबकि कंपनियां इन प्लेटफॉर्म्स को पैसे में बदल देती हैं। ये सारा चक्कर एक बिजनेस का है। जितने लोग देखते हैं उतनी ही एडवर्टाइजमेंट आती हैं, जितनी एडवर्टाइजमेंट आती हैं उतनी ही सेल बढ़ती है। क्योंकि अक्सर हमें ऐसा महसूस होता है कि हमारा फोन हमारी बातें चोरी छुपे सुन रहा होता है। आपने कभी नोट किया होगा कि आप किसी दोस्त से कोई खास जूते या घड़ी के बारे में बात करते हैं और थोड़ी देर के बाद फेसबुक या इंस्टाग्राम पर इसी चीज का इश्तिहार आ जाता है। इसके पीछे क्या टेक्नोलॉजी है, इस हकीकत को जरा हम समझते हैं। क्या फोन वाकई हमारी बातें सुनता है? तकनीकी तौर पर बड़ी कंपनियां, गूगल, फेसबुक, ये कहती हैं कि वो आपकी निजी गुफ्तगू रिकॉर्ड नहीं करती, लेकिन वो एकोसेक्ट फिगर प्रिंटिंग का इस्तेमाल जरूर करती हैं। अब ये क्या चीज है, इसको समझते हैं। वॉइस असिस्टेंट, जब आप है सिरी या ओके गूगल कहते हैं तो आपका फोन हर वक्त एक लिस्टनिंग मोड में होता है ताकि वो इन अल्फाज को पहचान सके। कीवर्ड्स, जब आप बातों बातों में मखसूस अल्फाज जैसे आईफोन, छुट्टियां या पिज्जा बोलते हैं तो फोन का सिस्टम इन अल्फाज को पकड़ लेता है और आपके इंटरेस्ट प्रोफाइल में डाल देता है। डेटा का जादू, सिर्फ सुनना ही काफी नहीं, ये एप्स इतनी ज़हीन हैं कि वो आपके बारे में आपसे ज्यादा जानती हैं। वो इन तरीकों से डेटा जमा करती हैं जो आप सोच भी नहीं सकते। आपने देखा होगा कि आप किसी चीज के बारे में सोचते हैं और बाद में वही चीज चलना शुरू हो जाती है। आप किसी चीज के बारे में बात करते हैं तो वही चीज चलना शुरू हो जाती है। अब बात करते हैं लोकेशन यानी जीपीएस की। अगर आप और आपका दोस्त एक ही कैफे में बैठे हैं तो फेसबुक को पता चल जाता है। अगर आपका दोस्त किसी खास ब्रांड के बारे में सर्च कर रहा है तो फेसबुक वो इश्तिहार आपको भी दिखाएगा, क्योंकि आप इसके साथ वक्त गुजार रहे हैं।
आपने गूगल पर क्या सर्च किया, यूट्यूब पर क्या देखा, ये सब कुछ एक जगह पर जमा होता है। अगर आप किसी वेबसाइट पर जाकर सिर्फ एक जूता देखकर वापस आ जाएं, तो वो जूता आपका पीछा नहीं छोड़ता। इसे कहते हैं रीमार्केटिंग। सवाल ये पैदा होता है कि कंपनियां ये सब कुछ क्यों करती हैं। इश्तिहारात दिखाने वाली कंपनियों जैसे मीटा या गूगल के लिए आपका डेटा डिजिटल सोना है। अगर एक कंपनी को पता चल जाए कि मैं क्रिकेट में दिलचस्पी रखता हूं, तो वो मेकअप के इश्तिहारात दिखाने के बजाय मुझे सिर्फ क्रिकेट ही दिखाएगा। वो इसे सिर्फ क्रिकेट या फिर क्रिकेट से रिलेटेड इश्तिहारात दिखाएगा, जिससे कंपनी कन्वर्जेशन रेट के तौर पर लेगी और इससे कंपनी को बड़ा फायदा होगा, क्योंकि उन पर एड्स चलेंगे और वो बंदा यानी मैं वो चीज़ कभी भी कुछ भी खरीद सकता हूँ। अब एक बंदे को एक जूते की एड दिखाई जा रही है, लेकिन वो लाखों लोगों को दिखाई जा रही है, तो लाखों में से कुछ तो खरीदेंगे। जितना ज़्यादा सही इश्तिहारात आपको नज़र आएगा, उतने ज़्यादा चांसेस हैं कि आप उसे खरीदेंगे। इसलिए ये कंपनियां मुफ्त ऐप्स बनाकर आपका डेटा लेती हैं और उसे तैयार करके बेच देती हैं। बेचती कैसे हैं? आपको एड्स दिखाकर अपनी चीज़ें। अब सवाल ये पैदा होता है कि प्राइवेसी कैसे रखी जाए और इन मामलों से कैसे बचा जाए, क्योंकि गूगल आपको देख रहा है, फेसबुक आपको देख रहा है, यूट्यूब आपको देख रहा है। हर चीज़ जो आप सोच रहे हैं वही आपकी स्क्रीन पर आ जाता है। जो आप सर्च करना चाहते हैं वो आपको पहले ही मिल जाता है। अगर आप चाहते हैं कि ऐप्स आपकी बातें न सुने, आपको ट्रिक न करें, तो माइक्रोफोन परमिशन फ़ोन की सेटिंग्स में जाकर इन ऐप्स का माइक्रोफोन बंद कर दें जिन्हें इसकी ज़रूरत नहीं, जैसे कैलकुलेटर या गेम्स। आस्क बंद करें। आईफोन में ट्रैकिंग का ऑप्शन इस्तेमाल, ऐप नॉट टू ट्रैक कर, और एंड्रॉयड में भी अगर ये ऑप्शन है तो बंद करें। आज के दौर में कोई भी चीज़ मुफ्त नहीं है। अगर आप किसी ऐप के लिए पैसे नहीं दे रहे तो याद रखें आप खुद एक प्रोडक्ट हैं और आपका डेटा असल कीमत है। आईसीसी ये सब क्यों करता है? आईसीसी का मकसद मुनाफा कमाना नहीं बल्कि क्रिकेट को जिंदा रखना है। अगर आईसीसी बोर्ड्स को पैसे नहीं देगा तो पाकिस्तान या वेस्ट इंडीज जैसे मुल्कों में क्रिकेट मुकम्मल खत्म हो जाएगी। आईसीसी चाहता है कि क्रिकेट सिर्फ चंद मुल्कों तक महदूद न रहे, इसलिए वो अपनी कमाई का कुछ हिस्सा एसोसिएट मेंबर्स जैसे कि नेपाल, अमेरिका, युगांडा वगैरह को भी देता है, ताकि वहां पर स्टेडियम बने और खिलाड़ी सामने आए। आईसीसी किससे कमाता है, कितना कमाता है, इसकी आमदन का फर्क है। आईसीसी की सबसे ज़्यादा कमाई इंडियन मार्केट से होती है, इंडियन मार्केट से। और आईसीसी आईसीसी की कुल मीडिया आमदनी का तकरीबन 80 से 90% सिर्फ इंडियन चैनल और स्पॉन्सर से आता है। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, पाकिस्तान जैसे ममालिक से भी पैसा आता है, लेकिन उनकी मार्केट इंडिया के मुकाबले में बहुत छोटी है। तो यूँ समझ लें कि 80 से 90% इंडिया है। क्रिकेट बोर्ड्स बीसीसीआई, पीसीबी वगैरह कैसे चलते हैं? बोर्ड्स की कमाई के 3 बड़े रास्ते हैं। आईसीसी का हिस्सा जो हर साल मुनाफे की सूरत में हर बोर्ड्स को मिलता है। होम सीरीज, जब कोई टीम पाकिस्तान आती है तो इसकी सीरीज के मीडिया राइट्स पीसीबी खुद बेचता है। इससे होने वाली तमाम कमाई सिर्फ पीसीबी ही को जाती है। घरेलू स्पॉन्सर, जब पाकिस्तानी क्रिकेट की किट पर पेप्सी या जे डॉट का लोगो होता है तो इसके तमाम पैसे बराह रास्त बोर्ड्स को मिलते हैं। बोर्ड खिलाड़ियों को सैलरी देते हैं। खिलाड़ियों को पैसा 3 तरीकों से मिलता है। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट, बोर्ड हर साल खिलाड़ियों की दर्जाबंदी ए बी सी कैटेगरी में रखता है, जिससे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट किए जाते हैं। जैसे बाबर और रिजवान वगैरह जो अहम खिलाड़ी हैं, उनको हर महीने ए कैटेगरी में रखकर लाखों रुपए तनख्वाह दी जाती है, जबकि बी और सी कैटेगरी वाले जैसे नसीम शाह वगैरह इनको कम सैलरी दी जाती है। मैच फीस, तनख्वाह के अलावा हर मैच के खेलने के अलग अलग पैसे होते हैं। टेस्ट मैच के खेलने की अलग फीस है, वनडे की अलग और T20 की अलग फीस होती है। विनिंग बोनस, अगर मैच जीत जाते हैं तो उसका अलग बोनस मिलता है। अगर कोई टीम बड़ी सीरीज या वर्ल्ड कप जीत जाए तो बोर्ड अपनी तरफ से या हुकूमत अपनी तरफ से खिलाड़ियों में करोड़ों रुपए के इनामात और प्लेयर्स वगैरह जो बेचता है वो अलग है। इस बिजनेस में फायदा या नुकसान अगर बात करें, आईसीसी चाहता है कि क्रिकेट ज़्यादा से ज़्यादा फैले और अकेडमीज चलाने के लिए ये वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसे दे, तो इसीलिए खिलाड़ियों की महारत और टेक्निक बिकती है। अब बात करते हैं असल पैसे की, यानी आईपीएल, पीएसएल जैसी लीग्स। यहाँ आकर क्रिकेट एक खेल से ज़्यादा एक मिनी मशीन बन जाती है। जब इंटरनेशनल क्रिकेट पाकिस्तान का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया होती है तो बोर्ड सिर्फ एक सीरीज से कमाता है, लेकिन जब लीग होती है तो कमाई का तरीकेकार बिल्कुल बदल जाता है।
लीग बोर्ड से इनकी अंधी कमाई होती है। इंटरनेशनल मुकाबलों की निस्बत लीग से ज्यादा मिल जाता है। विंडो फी, जब आईपीएल होती है तो दुनिया भर के बोर्ड्स अपने खिलाड़ी वहां भेजने के बदले बीसीसीआई से उनकी सैलरी का 10% या 20% बतौर टैक्स लेते हैं। इसे रिलीज फीस कहते हैं, जो कि बोर्ड को बैठे बैठे बिला वजह का फायदा मिल जाता है। फ्रेंचाइज फीस, पीएसएल या आईपीएल की जो टीम है, मसलन कोयटा ग्लेडियर या मुंबई इंडियंस, इनके मालिकान हर साल बोर्ड्स को करोड़ों रुपए की फीस देते हैं, सिर्फ लीग का हिस्सा बने रहने के लिए। इंटरनेशनल मैच कम होते हैं, कभी कभी होते हैं, लेकिन लीग्स तो रोजाना होती हैं। उनके लिए हर रोज इश्तेहारात से अरबों खरबों रुपए आते हैं। खिलाड़ियों को करोड़ों रुपए कैसे मिल जाते हैं? आपने सोचा होगा कि जो खिलाड़ी पाकिस्तान की तरफ से खेल रहा है, पूरा साल में उसको 5 करोड़ कमाता है और आईपीएल में सिर्फ 2 महीने में वो 20 करोड़ ले जाता है। नीलामी, लीग्स खिलाड़ियों की बोली लगाती है। जब दो मालिकान एक खिलाड़ी जैसे मिचेल स्टार्क या फिर बुमराह या शाहिन अफरीदी के पीछे जाते हैं तो इसकी कीमत आसमान पर पहुंच जाती है। खिलाड़ियों की बोली लगती है और खिलाड़ी नीलाम होते हैं। जितना बड़ा खिलाड़ी, जितना अच्छा खिलाड़ी, उतना ज्यादा पैसा। कम वक्त ज्यादा पैसा। इंटरनेशनल क्रिकेट में बोर्ड्स पर बोझ होता है कि उसे पूरा साल टीम को चलाना है, लेकिन लीग का मालिक सिर्फ 2 महीने के लिए पैसा लगाता है और उसे पता होता है कि वो स्पॉन्सरशिप से ही पैसा निकाल लेगा। फ्रेंचाइज मालिकान को क्या देती है? अगर एक मालिक खिलाड़ी को 25 करोड़ दे रहा है तो वो खुद क्या कमाता है? दरअसल फ्रेंचाइज मालिक मसलन अंबानी या प्रीति जिंटा खिलाड़ी को 25 करोड़ अपनी जेब से नहीं देते, बल्कि वो सेंट्रल पुल से कमाते हैं। सेंट्रल पुल क्या है? इसे एक मुश्तरका तिजोरी समझ लें। आईपीएल शुरू होने से पहले बीसीसीआई पूरी दुनिया की कंपनियों से पैसे इकट्ठा करता है। इस तिजोरी में पैसा 2 रास्तों से आता है। मीडिया राइट्स 80% पैसा यहां से आता है। जब स्टार स्पोर्ट्स, जियो सिनेमा 5 साल के लिए 48,000 करोड़ रुपए बीसीसीआई को दे चुके हैं तो वो सारा पैसा इस सेंट्रल पोल में चला गया है। टाइटल स्पॉन्सरशिप, जैसे टाटा ने आईपीएल के नाम के साथ जुड़ने के लिए करोड़ों रुपए दिए, वो भी इस तिजोरी में शामिल हो चुके हैं। ये टीमों को कैसे मिलता है? अब यहां आता है असल ट्विस्ट। बीसीसीआई का रोल ये है कि हम इस तिजोरी का 50% अपने पास रखेंगे ताकि क्रिकेट के इंफ्रास्ट्रक्चर को चला सकें, और बाकी के 50% तमाम 10 टीमों के मालिकान में बराबर तकसीम कर देंगे। हिसाब लगाएं, अगर 5 साल के 48,000 करोड़ रुपए हैं तो एक साल का बनता है तकरीबन 9,600 करोड़ रुपए। इसका 50% 4,800 करोड़ रुपए बीसीसीआई के पास, जबकि 4,800 करोड़ रुपए 10 टीमों में तकसीम होंगे तो हर मालिक को घर बैठे 480 करोड़ रुपए एक लीग के मिल जाते हैं। 25 करोड़ का खिलाड़ी और मालिक का दिमाग। अब जरा सोचें, पूरी टीम 100 से 150 करोड़ में जाती है, जबकि बदले में वो 500 करोड़ कमा लेते हैं। मालिक को बोर्ड से 480 करोड़, मालिक ने खिलाड़ियों की पूरी टीम 100 करोड़ में खरीदी और बदले में उसको 480 करोड़ रुपए मिल गए। यानी तकरीबन एक ही झटके में उसको 200 से 250 करोड़ रुपए का फायदा हो गया। जब आप टीवी पर देखते हैं कि मिचेल स्टार्क 25 करोड़ में बिका तो मालिक को दुख नहीं हो रहा होता, क्योंकि उसे पता होता है कि उसे बोर्ड से पहले ही उससे कई गुना ज्यादा रकम मिल चुकी है। 25 करोड़ तो सिर्फ इस बिजनेस का प्रॉफिट है, एक छोटा सा हिस्सा है। तो दोस्तों, ये सारा सिस्टम बनाया गया है, टीम का मालिक चाहे 0-0 इश्तिहार खुद से ढूंढ कर ही लाए, फिर भी वो करोड़ों रुपए मुनाफा कमा लेता है। इसलिए आज इंडिया का हर बड़ा बिजनेसमैन एक आईपीएल की टीम खरीदने की लाइन में लगा हुआ है। ब्रांड वैल्यू, अगर शाहरुख खान की टीम कोलकाता नाइट राइडर्स जीतती है तो उनकी टीम की कीमत बढ़ जाती है। आज जो टीम 500 करोड़ की है, 5 साल के बाद वही टीम 2000 करोड़ की होगी। बिल्कुल वैसे ही जैसे आप सस्ती जमीन खरीद कर महंगी बेचते हैं। स्पॉन्सर्स का तांता, टीम के मालिक को सिर्फ बोर्ड से पैसा नहीं मिलता, बल्कि वो अपनी शर्ट पर मौजूद मुख्तलिफ जगहों पर इश्तिहारात लगाकर उससे भी करोड़ों रुपए कमाते हैं। इस पूरे बिजनेस का डार्क साइड और रिस्क भी है। जहां इतना पैसा होता है वहां रिस्क भी होता है। यहाँ सट्टेबाजी और बुकीज वगैरह, करोड़ों का लेन देन, ये सब कुछ चलता है। इसके लिए आईसीसी का एंटी करप्शन यूनिट हर वक्त जो है वो अलर्ट रहता है। खिलाड़ियों की थकन, ज्यादा पैसे के चक्कर में खिलाड़ी साल भर लीग्स खेलते हैं, जिससे वो इंजर्ड हो जाते हैं और अपने मुल्क के लिए कम खेलते हैं। तो दोस्तों, क्रिकेट अब सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि एक ग्लोबल बिजनेस बन चुका है। यहाँ वही जीतता है जिसके पास सबसे ज्यादा व्यूअरशिप है, चाहे वो आईसीसी हो, बोर्ड्स हो या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, सब आपके वक्त की कीमत वसूल कर रहे हैं। क्रिकेट का सारा पैसा सिर्फ 3 सुतूनों पर है: एडवर्टाइजिंग, मीडिया राइट्स और टिकट सेल्स। अगर अब आपको मैं एक छोटी सी मिसाल देकर समझाऊं तो आपको बिल्कुल क्लियर समझ आएगा। स्टिंग बोतल और पेप्सी बोतल पीने वालों की तादाद
आम या फिर केले या सेब का जूस पीने वालों से कहीं ज्यादा है। हालांकि आप जानते हैं कि आप आम का जूस पियेंगे आपको ताकत मिलेगी, केले का जूस पियेंगे ताकत मिलेगी। केले के जूस का गिलास भी बाजार में उतने रुपए का ही मिलता है जितने की स्ट्रिंग या पेप्सी मिलती है, लेकिन आप स्ट्रिंग और पेप्सी की तरफ क्यों जाते हैं? क्योंकि टीवी पर उनके एड्स चलते हैं। कभी देखा है कि कोई दुकान वाला आम या केले या सेब के जूस की एडवर्टाइजिंग करे? हालांकि वो इंसानी सेहत के लिए बहुत अच्छे हैं, डॉक्टर उसी को अच्छा करार देते हैं, लेकिन क्या वो चीज आप इस्तेमाल नहीं करेंगे? आप दूध पीना कम कर देंगे लेकिन आप स्ट्रिंग और पेप्सी नहीं छोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि आपका जहन उस हिसाब से लगाया गया है। इश्तिहारात इंसानी दिमाग का सौदा। कंपनियां क्रिकेट को सिर्फ खेल नहीं समझती बल्कि एक ऐसी मार्केट समझती हैं जहां से वो अरबों रुपए कमा सकें। क्योंकि क्रिकेट वाहिद मौका है जहां करोड़ों लोग एक साथ एक ही वक्त में स्क्रीन पर नजर जमाए बैठे होते हैं। अगर कंपनी अलग अलग शहर में अपनी एडवर्टाइजमेंट करेगी तो उनको अरबों रुपए लगाने पड़ेंगे। यही चीज वो करोड़ों में एक ही साथ लोगों को दिखा रहे हैं। जब आपका पसंदीदा खिलाड़ी छक्का मारता है और पीछे बाउंड्री पर किसी ब्रांड का नाम चमकता है तो आप खुशी से इस ब्रांड के साथ जुड़ जाते हैं। इसे कहते हैं सुब्लिमिनल मार्केटिंग। मीडिया राइट्स डिजिटल टोर का खजाना। आजकल टीवी चैनल्स के साथ साथ एप्स के हुकूक भी बिकते हैं। चैनल आईसीसी या बोर्ड्स को अरबों रुपए पहले ही दे देता है और वो ये रिस्क इसलिए लेता है क्योंकि उसे पता होता है कि आपको इश्तिहारात दिखाकर और आपसे महाना फीस लेकर ये पैसा वो डबल कर लेगा। क्रिकेट और ग्राउंड एक्सपीरियंस। ये सिर्फ ग्राउंड में दाखिल होने के पैसे नहीं हैं। आम टिकट से ज्यादा पैसा कारपोरेट बॉक्सेस से आता है जहां बड़े बिजनेसमैन लाखों रुपए देकर मैच देखते हैं। इसके अलावा स्टेडियम में बिकने वाला खाना, टीम की शर्ट्स, ये सब भी मुनाफे का एक बड़ा जरिया है। आइए समझते हैं इन कंपनियों को फायदा कैसे होता है और कंपनियां डूबती कैसे हैं। अब पहले से बात करते हैं कंपनियों का फायदा। कंपनियां अपने फायदा 3 तरीके से नापती हैं। मिसाल के तौर पर फूड पांडा या पेप्सी मैच के दौरान डिस्काउंट कोड देते हैं। लोग मैच देखते हुए ऑर्डर कर देते हैं और कंपनी को फौरन पता चल जाता है कि इस इश्तिहार की वजह से इतने लाख रुपए की सेल हो चुकी है। कुछ कंपनियां जैसे एमरेट्स या मास्टर कार्ड फौरी सेल के लिए नहीं बल्कि रोप के लिए इश्तिहार देती हैं। जब आप दुनिया के सबसे बड़े इवेंट में उनका नाम देखते हैं तो आपके नजदीक वो कंपनी काबिले भरोसा बन जाती है। इसे एतबार की कीमत कहा जा सकता है। पर एक 10 सेकंड का इश्तिहार एक साथ 50 करोड़ लोग तक पहुंचता है। अगर कंपनी अलग अलग शहरों में जाकर इश्तिहारबाजी करे तो इससे 10 गुना ज्यादा खर्चा आएगा। इसलिए क्रिकेट उनके लिए सस्ता सौदा साबित होता है। कंपनियों को नुकसान का रिस्क। जी हाँ, कंपनियों के पैसे डूबने के भी बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। इसे बैड इन्वेस्टमेंट भी कहा जाता है। टीम की बुरी कारकर्दगी। अगर कोई कंपनी पाकिस्तान को अपना स्पॉन्सरशिप बना लेती है और वो टीम पहले राउंड में वर्ल्ड कप से बाहर हो जाती है तो कंपनी के अगले मैचों के इश्तिहार ज़ाया हो जाते हैं और उनकी व्यूवरशिप गिर जाती है। मनफी शोहरत। अगर किसी खिलाड़ी ने ग्राउंड में बदतमीजी की या कोई गलत हरकत की या कुछ गलत चीज में वो इन्वॉल्व हुआ, स्पॉट फिक्सिंग वगैरह में पकड़ा गया, उसकी किट पर मौजूद ब्रांड का नाम भी बदनाम हो जाता है। लोग इस ब्रांड का बायकॉट करना शुरू कर देते हैं। जैसे रोनाल्डो वाला वाकया, कोको कोला। इश्तिहार की कसरत। कभी कभी इतने ज्यादा इश्तिहारात होते हैं कि तमाशाई बेजार हो जाते हैं और वो किसी एक ब्रांड का नाम याद नहीं रख पाते। इस सूरत में कंपनियों का पैसा शोर में दब जाता है। ये एक गैम्बल है। बड़ी कंपनियों के पास डेटा साइट्स होते हैं। वो मैच से पहले हिसाब लगा लेते हैं कि अगर हम 100 रुपए लगाएंगे तो बदले में हमें 120 रुपए मिलेंगे या फिर 90 रुपए। बराह रास्त या ब्रांड वैल्यू की सूरत में ये सब वो पहले ही पता कर लेते हैं। अगर रिस्क ज्यादा हो तो वो पीछे हट जाते हैं। कंपनी के लिए क्रिकेट एक इन्वेस्टमेंट है। अगर मैच हिट हुआ तो मुनाफा अरबों में, अगर मैच बोरिंग हुआ या टीम जल्दी बाहर हो गई तो पैसा मिट्टी में मिल जाता है। एक कंपनी ने क्रिकेट और इश्तिहारात को इस्तेमाल करके सल्तनत खड़ी कर दी और दूसरी इसी चक्कर में अपना सब कुछ डूबो बेटी। पेप्सी। पेप्सी ने 1990 की दिहाई में क्रिकेट इश्तिहारात पर अरबों रुपए लगाए और कोको कोला जैसी बड़ी कंपनी को खासतौर पर एशिया में पीछे छोड़ दिया। 1996 के वर्ल्ड कप के दौरान कोको कोला ऑफिशियल स्पॉन्सर था, लेकिन पेप्सी ने एक मशहूर मुहिम चलाई जिसका नाम था नथिंग ऑफिशियल अबाउट इट। उन्होंने तमाम बड़े क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर, वसीम अकरम, वकार यूनुस को अपने इश्तिहारात में लिया। छक्के और चौकों के बाद पेप्सी का इश्तिहार आना शुरू हो गया। लोग समझने लगे कि पेप्सी असल क्रिकेट ब्रांड है। इस मुहिम में पेप्सी की सेल्स में 40% इजाफा हुआ और उन्होंने अरबों डॉलर कमाए। और उन्होंने दिखाया कि अगर आप ऑफिशियल स्पॉन्सर्स नहीं भी हैं तब भी दिमाग का चाल, मार्केटिंग लॉजिक से भी आप मार्केट को जीत सकते हैं। अब इसकी नाकाम मिसाल दी जा सकती है बायजूस।
ये हालिया दौर की सबसे बड़ी मिसाल है जिसने क्रिकेट पर अरबों रुपए लगाया और अब दिवालिया होने के बिल्कुल करीब है। 2019 से 2023 के दरमियान इंडिया की इस एजुकेशन कंपनी ने पानी की तरह पैसा बहाया। उन्होंने इंडियन क्रिकेट टीम की जर्सी किट की स्पॉन्सरशिप ली जिसकी कीमत तकरीबन 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा थी। आईसीसी ने ग्लोबल स्पॉन्सरशिप लिया। फीफा वर्ल्ड कप तक को उन्होंने अपना स्पॉन्सरशिप किया। लियोनेल मेसी को भी अपना ब्रांड एम्बेसडर बना लिया। अब इनका नुकसान कैसे हुआ? उन्होंने मार्केटिंग पर इतना ज्यादा पैसा लगा दिया जितना उनका मुनाफा भी नहीं था। उनका ख्याल था कि क्रिकेट से इतने ज्यादा तालिब इल्म आएंगे कि खर्चा पूरा हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। नतीजा, कंपनी अरबों डॉलर के कर्जे में डूब गई और आज उनके मुलाजमीन को तनख्वाह देने के पैसे भी नहीं है और वो अदालतों के चक्कर काट रहे हैं। ये ओवर मार्केटिंग की बदतरीन मिसाल है। इन दो मिसालों से यह साबित होता है कि पैसा लगाना ही काफी नहीं। पेप्सी ने पैसे के साथ साथ दिमाग भी लगाया, जिसे कहते हैं क्रिएटिव मार्केटिंग। हिसाब किताब जरूरी है। बायजूस ने अपने औकात से ज्यादा पैसा खर्च किया और बर्बाद हो गई। अब आईसीसी वर्ल्ड कप से ज्यादा पैसा और अहमियत लीग्स, खासकर आईपीएल पर दे रहा है और उसकी अहमियत भी ज्यादा है। इसकी चंद बड़ी वजूहत हैं। वक्त का दौरानिया, वर्ल्ड कप 4 साल में एक बार आता है जबकि आईपीएल हर साल आता है। वर्ल्ड कप के लिए आपको 4 साल इंतजार करना पड़ता है। अगर वर्ल्ड कप आईसीसी हर साल कराए तो वर्ल्ड कप की वैल्यू गिर जाती है। आईपीएल एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हर साल स्पॉन्सर्स से करोड़ों ग्राहक पके पकाए लाकर दे देता है। कंपनियों के लिए हर साल पैसा लगाना ज्यादा मुनाफा बख्श है बजाय 4 साल इंतजार करने के। तो कंपनियां वर्ल्ड कप की जगह जो है वो आईपीएल पे पैसा लगा रही हैं। ब्रॉडकास्टिंग राइट्स की कीमत, अगर आप पैसों का मुआवजा करें तो आप दंग रह जाएंगे। आईसीसी ने अपने अगले 4 साल T20 वर्ल्ड कप के तमाम टूर्नामेंट्स, वर्ल्ड कप, चैंपियंस ट्रॉफी, T20 वर्ल्ड कप, इनके मीडिया राइट्स तकरीबन 3.1 अरब डॉलर में बेचे हैं, जबकि आईपीएल के 5 साल के राइट्स 2 अरब डॉलर में बिके हैं। मतलब आईपीएल का एक मैच दिखाने की कीमत आईसीसी वर्ल्ड कप के एक मैच से महंगी हो चुकी है। लोकल मार्केटिंग कंट्रोल, क्रिकेट का 80% पैसा इंडिया से आता है। आईपीएल एक इंडियन प्रोडक्ट है, इसलिए वहां के मकामी ब्रांड्स जैसे टाटा, ड्रीम 11, जियो, इसमें जितना पैसा लगाते हैं ये वो वर्ल्ड कप में नहीं लगा पाते और ना ही वो लगाना पसंद करते हैं। आईसीसी को पूरी दुनिया का सोचना पड़ता है, जबकि आईपीएल सिर्फ इस मार्केट को हिट करती है जहां सबसे ज्यादा पैसा है। खिलाड़ियों की तरजीह, अब खिलाड़ियों के लिए आईपीएल या दीगर लीग्स खेलना ज्यादा फायदेमंद है। एक वर्ल्ड कप जीतने के लिए पूरी टीम को जो रकम मिलती है, एक खिलाड़ी आईपीएल के सीजन के उससे ज्यादा कमा लेता है। इसलिए अब वेस्ट इंडीज और जनूबी अफ्रीका जैसे बड़े मुल्कों के खिलाड़ी अपने मुल्क को छोड़कर लीग्स को ज्यादा तरजीह दे रहे हैं, क्योंकि लीग्स का बिजनेस मॉडल बहुत ज्यादा मजबूत है। इंटरटेनमेंट और ग्लैमर, आईसीसी के टूर्नामेंट में कौम परस्ती और जज्बात होते हैं, लेकिन लीग्स में इंटरटेनमेंट, बॉलीवुड स्टार, पार्टियां, स्पॉन्सरशिप और ग्लैम्स बहुत ज्यादा होते हैं और नौजवान नस्ल आजकल यही पसंद करती है। आईसीसी अब क्रिकेट का बाप तो कहलाता है, लेकिन वर्ल्ड कप की ट्रॉफी की इज्जत अब वो नहीं रही जो पहले थी। वर्ल्ड कप की ट्रॉफी की इज्जत अपनी जगह है, लेकिन अगर कारोबार की बात करें तो लीग्स आईसीसी को पीछे छोड़कर बैठी हैं। तो दोस्तों, हकीकत अब बिल्कुल साफ है। क्रिकेट अब सिर्फ जज्बाती मद्दाहों का खेल नहीं रहा, बल्कि ये एक खरबों डॉलर की इंडस्ट्री बन चुका है। जहां कभी आईसीसी का सिक्का चलता था, आज वहां आईपीएल और बड़ी बड़ी लीग्स अपनी हुक्मरानी कर रही हैं। पैसा बोल रहा है। जब एक खिलाड़ी अपने मुल्क के लिए साल भर खून पसीने बहाने के बजाय 2 महीने की लीग में उससे 4 गुना ज्यादा रकम कमा लेता है, तो खेल की तरजीहात बदल जाती हैं। हम ऐसे दौर में दाखिल हो चुके हैं जहां ब्रांड वैल्यू मुल्क के झंडे से ज्यादा कीमती होती जा रही है। कंपनियां आपकी एक एक बात, आपका एक एक क्लिक ट्रैक करती हैं ताकि आपकी जेब से पैसा निकाला जा सके, चाहे वो रोनाल्डो की हटाई हुई बोतल हो या बायजूस का दिवालिया होना। ये सब हमें एक ही सबक सिखाते हैं कि बिजनेस के इस मैदान में वही खड़ा है जो होशियार है, वरना अरबों रुपए डूबने में देर नहीं लगती। मिसाल, इंडिया पाकिस्तान का मैच या इंडिया नामीबिया का मैच, लोग ज्यादा इंडिया पाकिस्तान का मैच देखना पसंद करते हैं, लेकिन लीग का हर मैच अवाम लाजमी देखती हैं, क्योंकि लीग के मैच में आपके शहरों का मुकाबला होता है। लीग के मैच में जब आपका शहर है तो आप आसानी से मैच देखने जाते हैं। इंटरनेशनल, अब पाकिस्तान का मैच रोजाना तो पाकिस्तान में नहीं होगा, लेकिन दिल्ली का मैच, मुंबई का मैच मुंबई में जरूर होगा। फिर इसमें एक्टर्स आते हैं,
फिर टीमों का अलग अलग मैच होता है, फिर वर्ल्ड के खिलाड़ी एक ही टीम में होते हैं। तो ये सारी चीजें लीग को मजबूत बनाती हैं। जैसे कभी वर्ल्ड 11 हुआ करती थी तो लोग इंटरनेशनल से ज्यादा जो है वो वर्ल्ड 11 को देखते थे। अब पाकिस्तान के मैच रोजाना तो पाकिस्तान में नहीं होंगे, लेकिन कराची के मैच तो साल में 1-2 दफा कराची में लाजमी होंगे, और पाकिस्तान के मैच में पाकिस्तान के खिलाड़ी तो होंगे, लेकिन कभी इंटरनेशनल मैच की कोई टीम होगी तो कभी कोई, लेकिन लीग के अंदर पूरी दुनिया के खिलाड़ी एक ही साथ एक ही टीम में आ जाएंगे। इंटरनेशनल मैच में चंद बड़ी टीमें का रिजल्ट पहले ही पता होता है कि पाकिस्तान वर्सेस नामीबिया मैच है तो पाकिस्तान ने जीतना है, इंडिया वर्सेस कनाडा है तो इंडिया ने जीतना है, लेकिन लीग में मुकाबला 50-50% होता है। लीग हर इलाके की टीम हर इलाके में अपनी एक मजबूत पोजीशन रखती है। अब देखिए सोशल मीडिया से ऑनर का फायदा है, जैसे कि हैदराबाद की टीम अभी इस वक्त तकरीबन पाकिस्तानी रुपीस में 180 करोड़ के करीब बिकी है। अब जैसे ही बिकी वैसे ही हैदराबाद की टीम के ऑनर को पूरा पाकिस्तान और पूरी दुनिया पहचान गया। उनके मीडिया अकाउंट्स पर मिलियन में फॉलोअर्स बढ़ गए और उनका जो बिजनेस था वो डबल ट्रिपल हो गया सिर्फ एक उनकी टीम खरीदने से। अब आगे वो क्या करेंगे इस चीज का उन पर डिपेंड करता है, ठीक है। फिर फेम और बिजनेस प्रमोशन, जैसे हैदराबाद की टीम हो गई या फिर शाहरुख खान की टीम। अब शाहरुख खान इंडिया का हर मैच देखने नहीं जाएगा, लेकिन अपनी टीम का जो कि केकेआर है उसका कोई ना कोई मैच देखने जरूर जाएगा, तो लोग शाहरुख खान को देखने आएंगे। जब लोग शाहरुख खान को देखने आएंगे तो वहां पर जो कुछ भी होगा वो लोगों से पैसा जरूर मिलेगा, चाहे वो लोगों का टिकट खरीदना हो या फिर वहां पर पेप्सी बोतल खरीदना हो या ग्राउंड के अंदर कुछ भी करना हो। अब इसकी छोटी सी मिसाल मैंने आपको जूस की दी कि अगर आप सेब का या केले का जूस पीते हैं तो आपकी सेहत के लिए अच्छा है, लेकिन उसी की जगह पर आप स्ट्रिंग बोतल पीना या पेप्सी बोतल पीना पसंद करते हैं। इसकी बजाय हमारा जहन में बिठाया गया वो कॉन्सेप्ट जो हमने मीडिया के जरिए देखा। आपका क्या ख्याल है, क्या क्रिकेट लीग इंटरनेशनल क्रिकेट को खत्म कर देगी? कमेंट्स में अपनी राय से जरूर आगाह करें। आई होप कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर कुछ सवाल है तो कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।